हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, इंडियन पॉलिटी का आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है। 6 टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ध्यान रखिएगा, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति का काम होता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसकी जांच करना। तो ध्यान रखिए, लोक लेखा समिति के बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता था यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकते थे यदि वो उनकी राय यह है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये प्रावधान था आर्टिकल 331 के तहत। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में हुआ था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रावधान था आर्टिकल 331 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। लेकिन इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन राज्यसभा के बारे में सही है। कथन नंबर 1 है, यह भंग नहीं की जा सकती है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। और अगर आप कूट देखेंगे तो कथन ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें कथन 1 नहीं दिया हुआ है। कथन नंबर 2 है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। और जब कथन 2 गलत है तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें हमारा आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप कूट की सहायता से भी इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर भी आगे देखते हैं। कथन नंबर 3 है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 4 है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये कथन हमारा गलत है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, ना कि 25 वर्ष। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है क्योंकि एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति और ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 108 में। यदि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो फिर उस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष।
इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है आर्टिकल 118 क्लोज 4 के तहत। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष ही सभापति का यहाँ काम करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आर्टिकल 118 क्लोज 4 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में होते हैं यानी कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। नंबर 1 है राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा और नंबर 4 उपराष्ट्रपति। सबसे पहले आप उपराष्ट्रपति को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होते हैं। तो जिसमें 4 है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा ये भी संसद का सदस्य है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के तहत संसद किस चीज से मिलकर बनती है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है आर्टिकल 79 के तहत। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इन तीनों को मिलाकर बनती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है। ऑप्शन है ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय और ऑप्शन डी विदेशी मामलों का मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो नालंदा परियोजना है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा कि नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। जो भारत में संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस गुएर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस गुएर। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सर मोरिस गुएर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। ऑप्शन है ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी विधि मंत्री को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकते हैं आर्टिकल 124 क्लोज 2 और सब क्लोज क के अनुसार। आर्टिकल 124 क्लोज 2 सब क्लोज क के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल बेशक ध्यान मत रखिएगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं राष्ट्रपति को पद लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ए इंदिरा साहनी वाद, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद का वाद,
ऑप्शन सी रुदल शाह का वाद और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के जो मूलभूत ढांचे की अवधारणा है उसका प्रतिपादन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में किया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ऑप्शन है ए, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी राजनीतिक दल को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है तो उसे उस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। यानी अगर कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, तो उसे एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है आप उन्हें ध्यान रखिएगा, उन्हें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में या फिर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे दी जाती है, उसके क्या प्रोविजन है, इन सबको आप ध्यान रख लीजिएगा, इन्हें एक बार आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। ये हमने देख लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ऑप्शन है ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। और ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। जो निर्वाचन आयुक्त है उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही काल अनुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यानी कि ये जो राज्य दिए गए हैं ये कब बने थे, हमें इन्हें इनके क्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहला है हमारा आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का 1953 में। तो सबसे पहला आएगा हमारा एक। उसके बाद गठन हुआ था हरियाणा का 1966 में। एक के बाद आएगा हमारा 3। उसके बाद गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का 1971 में। फिर आएगा हमारा 2 और उसके बाद गठन हुआ था सिक्किम का 1975 में। तो ध्यान रखिएगा किस राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया था, इसके आधार पर भी हमें इसे मिलाने के लिए आ सकता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। हमारा सही आंसर होगा 1, 3, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में, हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1971 में, हरियाणा का गठन किया गया था 1966 में और सिक्किम का गठन किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए, PVN राव समिति। ऑप्शन बी, LM सिंघवी समिति। ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति और ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, PVN राव समिति। ये समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन किया गया था 1957 में, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। दूसरी है अशोक मेहता समिति, इसका गठन किया गया था 1977 में,
इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और एल.एम. सिंघवी समिति इसका गठन किया गया था 1986 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस समिति का गठन कब किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में और एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। ये तीनों ही समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही सुमेलित है। आर्टिकल 39A नीति निर्देशक तत्व हैं ये सारे ही। आर्टिकल 39A में प्रावधान किया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का। ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल सही सुमेलित है। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 44 जिसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन ये प्रावधान किया गया है, जबकि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 50 में। इसलिए हमारा जो गलत सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर डी और इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, निर्वाचन प्रक्रिया है एक प्रकार की, वो क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन है ए बहुमत के शासन को, ऑप्शन बी सरकार में स्थिरता को, ऑप्शन सी सामान्य राजनीतिक सोच को और ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है निर्वाचन प्रणाली में वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन प्रक्रिया में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार अल्पसंख्यकों को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही अलग अलग विशेष बहुमत से ही पारित होना चाहिए, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान भी रखना है, ये बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है, तो कथन बी भी हमारा बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा ही की जाएगी, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है यानी कि ऑप्शन नंबर सी है प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है, ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा मूल अधिकार आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत, उसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी सुप्रीम कोर्ट ने निहित माना है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसलिए कथन डी हमारा गलत है और यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार। 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है बिहार में। कुल 9 गठबंधन सरकारें बनी थी इस अवधि के दौरान, तो ध्यान रखिएगा ये रिकॉर्ड है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 168,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 171। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति की व्यवस्था की गई है और ये प्रावधान कौन कर सकता है? विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संसद के द्वारा की जा सकती है आर्टिकल 169 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? ऑप्शन है ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग और ऑप्शन डी योजना आयोग। तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, उसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या उसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया है या नहीं। अगर उसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में है तो वो संवैधानिक है, और अगर संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन नहीं है तो वो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, वर्तमान का जो नीति आयोग है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। इसका गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और वर्तमान में उसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 315 में। राज्य लोक सेवा आयोग, इसका भी वर्णन मिलता है आर्टिकल 315 में। वित्त आयोग, इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 280 में। ये सभी संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। जबकि योजना आयोग या फिर नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। और नीति आयोग का अध्यक्ष, जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, पदेन अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच में, स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। जबकि जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 338 और 338 ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 337, ऑप्शन सी आर्टिकल 334 और ऑप्शन डी आर्टिकल 339। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 338 और 338 ए के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठित करने का प्रावधान है आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए। जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 338 ए के तहत। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है, जबकि आर्टिकल 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन है ए आर्टिकल 331, ऑप्शन बी आर्टिकल 221, ऑप्शन सी आर्टिकल 121 और ऑप्शन डी आर्टिकल 130। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 331। लोकसभा में एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के आर्टिकल 331 में किया गया था। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1861, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1871 और ऑप्शन डी 1881। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1861। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखते हैं कथन क्या है। कथन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर बी है इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन सी इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। और ऑप्शन डी इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसलिए इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो मूल भी है यानी कि प्रारंभिक भी है, अपीलीय भी है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन है ए के.एम. पन्नीकर, ऑप्शन बी एच.एन. कुंजरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता। पंचायत से रिलेटेड टॉपिक है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही हॉट टॉपिक है, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप उस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश जिस समिति के द्वारा की गई थी उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ही बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में, और इस समिति के द्वारा ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की उन्होंने सिफारिश की थी कि 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत फिर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जनपद पंचायत, जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन है ए खंड विकास अधिकारी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन बी जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था, इसे भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है ए 15 मई 2005 को, ऑप्शन बी 5 जून 2005 को, ऑप्शन सी 15 जून 2005 को और ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2005 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 जून 2005 को संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को, और इसे लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये लागू हो गया था 12 अक्टूबर 2005 को, इस तिथि को ये लागू हो गया था। और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी भी विषय में सूचना मांगता है तो किसी भी उसे प्रत्येक संस्थान को 30 दिनों के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन है ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11 और ऑप्शन डी भाग 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि भाग 10 में वर्णन है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का, भाग 11 में वर्णन है संघ और राज्यों के बीच संबंधों का, और भाग 12 में वर्णन है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का। ये भी आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 6 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। सभी पार्टों का PDF उनके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। सभी का PDF लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके उसे रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कमेंट आई थी कल कि
एक दिन में 2 वीडियो डाला जाए तो दूसरा सब्जेक्ट हम क्या लें वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम दूसरा वीडियो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको वीडियो को शेयर भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।